हे माय लवलीज पराठा, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। तो हम अब नेक्स्ट एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग जो कि खाना उसके लिए दोबारा से लाया गया था, वो उस खाने को उठा के खाना शुरू कर देता है। हालांकि उसके गले के नीचे वो खाना जा नहीं रहा था, बट फिर भी वो जैसे तैसे करके खा रहा होता है और कह रहा होता है वो सच में मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं। इसी वजह से तो उन्होंने मुझे पलट के देखा भी नहीं, ना ही वो मेरी ओर मुड़े, ना ही उन्होंने मुझे देखा। वो कितने निर्दयी हैं। मैंने क्या सोचा था और ये सब क्या हो रहा है। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। ये सब क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। वो मेरे अल्फा हैं और वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। विंग ये सारी बातों को सोच रहा था, बोल रहा था, रो रहा था। 2-4 चम्मच खाने के बाद ही उसकी उल्टी जैसा फील हो रहा था, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा थका हुआ था, खाली पेट था, जिस वजह से उसे गैस बन रही थी। और उसके बाद वो खाना को रख देता है, पानी पी के खुद को रिलैक्स कराता है। थोड़ी देर बाद एक एक करके जितने भी हीलर ने दवाई दिए थे, वो उन सभी दवाई को खा लेता है। खाने के बाद वो सभी चीज़ों को रख देता है और अभी उसके हाथ में वो जो पट्टी थी, जो उसके सिफों का था, वो उसके हाथ में थी। वो उसे गौर से देख रहा था और देखने के साथ ही उस पर अपनी उंगली को फिरा रहा था और कहता है ये क्या है, मुझे समझ नहीं आता, पर मैं इन्हें अब उनके पास तो बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इतना बोल करके विंग अपनी कुनियान बैग में उसे डाल देता है और उसके बाद वो आराम से लेट जाता है। वांग जी जो कि वहाँ से विंग को खाते हुए देखने के साथ ही चला गया हुआ था, अब वो एक पहाड़ी के ऊपर जाके बैठा हुआ था जहाँ झरना बह रहा था, चिड़िया आसमान में उड़ रहे थे। वहाँ का पूरा वातावरण एकदम शांत था। सूरज जो कि अब ढलने को हो चुका था, वो वहाँ बैठा हुआ था एंड देन मेडिटेशन कर रहा था। शाम हो चुका था और उसके बाद उसकी आंखें खुलती हैं। वो वहाँ से धीरे धीरे उतर के आ रहा होता है वापस से। जो उसने उस सोल को थोड़ी देर के लिए ब्लॉक किया हुआ था, वो सोल वापस से हावी हो रही थी और वो सीधे उड़ करके वो उसी स्तंभ के पास जाता है जहाँ से विंग लौट के आया हुआ था। वो उसके अंदर प्रवेश करता है और उसे देख रहा होता है। वो लैंड क्लैन का था, इसी वजह से वो आसानी से प्रवेश कर गया था। वो उसे देखता है और कुछ भी नहीं कहता है, बस घूर के देख रहा होता है। वहाँ पे बहुत सारे रूल्स लिखे हुए थे, बहुत सारे नाम लिखे हुए थे और साथ में वहाँ पे लिखा हुआ था द ग्रेट हांगवनजुन। ये नाम जब सुनता है वांग जी तो कहता है ये तो मेरे एंसेस्टर के नेम है। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, यहाँ तक कोई नहीं आता है, फिर मैं कैसे आ गया मुझे समझ ही नहीं आता। वो जहाँ उसके करीब जाने की कोशिश करता है, एक लोहे के चैन से वो पूरे चारों तरफ से वो स्तंभ पूरा घिरा हुआ था। बहुत जोर का झटका लगता है उसे, क्योंकि उसमें आध्यात्मिक शक्ति लगी हुई थी, जिस वजह से वो 2 कदम पीछे हो जाता है। उसके बाद उसकी आंखों में वापस से वो ब्लैक स्मोक भरना शुरू हो गया था, उसके चारों तरफ ब्लैक स्मोक बनना शुरू हो गया था और वो कहता है बहुत जल्द उस अंदर के क्रिस्टल को मैं निकालूंगा और वो मेरा होगा, सिर्फ और सिर्फ मेरा होगा। इतना बोल करके वहाँ से वांगजी वापस जिंगसी की ओर चलने लगता है। जब वो जिंगसी आता है तो देखता है कि विंग अभी भी आराम से पीसफुली सोया हुआ है बेड पे। उसके सामने जाकर खड़ा होते हुए उसे घूरते हुए कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम उसे नहीं बचाते और बीच में नहीं आते तो ऐसा होता ही नहीं, तुम नहीं मरते और वो क्रिस्टल जाता ही नहीं। बस बहुत हो गया, तुम क्यों आए बीच में। हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना कि प्यार मत करना, तुम्हें प्यार नहीं करना था, तुम्हें उससे बदला लेना था, मेरा बदला लेना था। और ये सारी बातें वांग जी के अंदर से वो सिफू का सोल बोल रहा था। उसके बाद वांग जी अपने हाथों को धीरे धीरे करके विंग की ओर बढ़ाता है। उसके हाथ गले पे थे और वो गले को उसको कस रहा था। विंग अपनी आंखों को खोलते हुए वांग जी को देखता है। वो देख के हैरान था। वांग जी के ऊपर मानो कि मतलब कोई डेविल सवार हो। वो कहता है जांगफू ये आप क्या क्या कर रहे हैं। वांग जी तो अपने होश में था ही नहीं।
वो विंग को दबा रहा था बहुत जोरों से। विंग की सांसें अब अटकने लगी थी और वो अब बेहोश होने वाला था। धीरे धीरे उसके हाथ वांगजी के हाथों के ऊपर से ढीले हो रहे थे। वांगजी अंदर से जद्दोजहद कर रहा था, बट सिफू का सोल, वो दोनों आपस में फिर से लड़ रहे थे। वांगजी एक ही झटके में उस हाथ को हटाता है एंड देन विंग को सीधे बेड पर से लेकर के नीचे फेंक देता है। विंग जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, अब वो और भी ज़्यादा ऐसा लग रहा था मानो कि उसके बॉडी से प्राण ही उड़ जाएंगे, क्योंकि सीधे अचानक से वांगजी ने उसे उठा के फेंका था। उसके बाद वो अपना बिचिन निकालते हुए उसकी ओर बढ़ने लगता है। बिचिन की टंकार उस जिंसी में टन 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 ऐसे खींचते हैं ना, वैसी आवाज़ें आ रही थी। विंग उससे कहता है, जांगफू होश में आइए, होश में आइए, मैं आपका ओमेगा हूँ, मैं विंग हूँ, मैं विंग हूँ। जांगफू, जांगफू प्लीज़ होश में आइए, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। और वो धीरे धीरे करके ना खसकने का कोशिश कर रहा था। वांगजी धीरे धीरे करके उसकी ओर बढ़ता जा रहा था और जैसे ही उसे तलवार से मारने वाला होता है, वो सीधे चिल्लाते हुए कहता है, अल्फा। इतना कहना था कि उसके हाथ हवा में ही रह गए थे। वांगजी तब जाकर के अपने होश में आया था, क्योंकि विंग बहुत ज़ोर से चिल्लाया था एंड देन वांगजी का अल्फा उसके ऊपर कमांड ले चुका था। वांगजी अपने हाथ में जब तलवार देखता और विंग को, वो बहुत ज़्यादा डर गया था और तलवार को फेंक देता है एंड देन पीछे हो जाता है और उन सभी चीज़ों को देख रहा था। बेड पे कैसे कंबल मैस्ड अप हुआ है और विंग किस तरह से एक इनर रोब में था। वो पूरा का पूरा नेकेड था, ओनली फॉर एक इनर रोब उसके ऊपर डाला हुआ था। वांगजी धीरे से उसकी ओर बढ़ता है और कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। इतना बोल करके वो वॉशरूम की ओर चला जाता है। विंग की आंखों में ये मोटे मोटे आंसू आ गए थे और वो रोना शुरू कर देता और कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या ये मेरी वजह से हो रहा है, पर मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मैं आपको कैसे कैसे बताऊं। वांगजी जो कि अपने कपड़े उतार रहा था, विंग बहुत ही ज़्यादा हिम्मत जुटाते हुए खुद को जैसे तैसे खड़ा करता है। लड़खड़ाते हुए वॉशरूम में आता है, जहां वांगजी अपने कपड़े को एक एक करके उतार करके कैबिनेट के ऊपर रख रहा था। विंग उसके पीछे से जाते हुए, क्योंकि उसने सारा इनर रोब वगैरह सब उतार दिया था और ओनली पर वो पजामा में था, वो उसे पीछे से हग करते हुए कहता है, जांगफू मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मैंने वो सब बस आपके लिए किया। आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आपके अंदर कोई और सोल है जो आपके ऊपर हावी होती है। मुझे कहा गया था कि अगर मैं आपके साथ फिजिकल होता हूँ तो आप हील हो जाएंगे। वांगजी ये बात सुनकर सन्न हो जाता है। क्या इसीलिए कल रात उसने ये सब कुछ किया था? उसके हैंड को हटाते हुए कहता है, तुम मुझसे दूर रहो। माना कि ये सब तुमने मेरे लिए किया, पर तुमने मेरा परमिशन लेना ज़रूरी नहीं समझा। विंग रोते रोते कहता है, जांगफू आप तो मेरे हस्बैंड हैं ना, तो क्या मैं इतना भी नहीं कर सकता? वांगजी अंदर से उसका दिल ना तार तार हो रहा था, पिघल रहा था, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो अपने भावनाओं को काबू करते हुए कहता है, मैंने कहा ना मुझसे दूर रहो, मतलब कि मुझसे दूर रहो, समझे तुम, मुझसे बस दूर रहो। इतना बोल करके वांगजी बाथटब में चला जाता है। विंग वापस से अपने आंसुओं को वाइप करते हुए उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या मैं आपके पीठ में साबुन लगा दूँ? वांगजी ओलिवर विंग को देखता है और कुछ भी नहीं कहता। वांगजी आराम से अपनी आंखों को बंद कर लेता है और विंग सोप लेके उसके पीठ में मलना शुरू कर देता है। वांगजी जो कि आराम से मेडिटेशन पोस्टर में बैठा हुआ था, विंग उसके पीठ को रगड़ रहा था और कहता है, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हुआ है, मुझे आपसे परमिशन लेनी चाहिए थी आपके पास आने के लिए, लेकिन जब कल रात को मैंने आपको उस तरह से तड़पते हुए देखा था तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने वो सब किया। और वो बहुत कांप के बोल रहा था। वांगजी उसकी हालत समझ पा रहा था, तो वो उसके हाथों को रोकते हुए इशारा देते हुए कहता है, रहने दो, तुम जाओ और रेस्ट करो। विंग कहता है, क्या आप मुझे माफ़ करेंगे? वांगजी कहता है दोबारा से, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। विंग को लग रहा था वांगजी अभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा है, इसी वजह से उसे कह रहा है कि यहाँ से चले जाओ। विंग आखिरकार हार मानते हुए वहाँ से चला आता है और बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ था।
फिर पता नहीं उसे क्या सूझा, वो जा कर के वार्डरोब में से वांगजी के लिए जो नाइट वेयर वाला एक सिंपल सा रेड बोले वाइट रोब जो होता है वो निकाल करके ले आकर के बेड पे रखा हुआ था। वांगजी जब बात लेके वापस से आता है तो देखता है कि विंग बैठा हुआ है। विंग उस रोब के उसके सामने लाते हुए कहता है ये रहा आपका नाइट वाला कपड़ा, आप इसे पहन लीजिए। वांगजी कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप से उसके हाथ से वो कपड़ा ले लेता है और उसे पहनना शुरू कर देता है। विंग को ये अच्छा लग रहा था कि कम से कम उनके हाथ से कपड़ा तो लिया। ऐसे करके ना दिन बीत रहे थे और रात भी। विंग हर पूरी कोशिश करता था वांगजी के लिए कपड़े निकालना, उसके सामानों को सही से रखना। वो जो कुछ भी पढ़ने वाले मेज के पास किया करता था उन सभी सामानों को अच्छे से साफ़ सफाई करके सभी चीज़ों में रखना। एक जो ओमेगा का काम होता है वो पूरा काम कर रहा था। साथ में वो अपना स्टडी भी करता था क्योंकि वांगजी के पास बहुत सारा बुक था। विंग नई नई किताबों को पढ़ता, नई नई चीज़ों को सीखता और अब उसने खाना बनाना भी सीख लिया था। वो पहले से ही बहुत कुछ को जानता था, तलवारबाजी करना, तीरंदाजी करना, सभी चीज़ें जानता था, तालिस्मान और मंत्राज को यूज करना। लेकिन अब वो वांगजी के लिए खाना बनाना भी सीख रहा था। वो नॉर्मल कोई हाउसवाइफ वाला ओमेगा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन वो जो वांगजी था वो विंग का अल्फा है। इसी वजह से वो उसके सामने खुद को सरेंडर करता है बस उसके प्यार के लिए। लेकिन अब वो सभी चीज़ें करेगा। एक क्षत्रिय योद्धा होने के नाते वो हर चीज़ में निपुण तो था ही, इसलिए वो खाना बना रहा था। 2-3 बार कोशिश करने के बाद वो खाना बहुत गंदा बना था। इसी वजह से उसने सारा खाना उठा के फेंक दिया था और उदास होकर बैठा हुआ था। तभी केसिया और सियंग दोनों आते हुए कहता है आपको कोशिश करनी चाहिए, तभी तो आप सीख पाएंगे ना। एक बार और उत्साह के साथ में विंग बनाना शुरू करता है। केसिया और सियांग भी उसकी मदद करते हैं। इस बार उसने थोड़ा ठीक ठाक खाना बनाया था। वो सभी चीज़ों में एक कटोरी में वो सूप, कुछ वेजिटेबल्स और जो डम्पलिंग्स उसने बनाए हुए थे उन सभी चीज़ों को वो लेकर के आता है और रख देता है। वांगजी जो कि पढ़ाई कर रहा था उसके सामने जाते हुए अपने हाथों को मलते हुए सकचाते हुए थोड़ा सा वह कहता है जांगफू मैं आपके लिए खाना लेके आया हूँ। वांगजी बस कहता ठीक है वहाँ रख दो। उसके बाद वो वापस से उस बुक को पढ़ना शुरू कर देता है जो उसे लिखना था दोबारा से बच्चों के लिए। विंग जो कि अभी भी वहीं खड़ा था और वांगजी जब देखता है कि विंग वहीं खड़ा है तो वांगजी उसकी ओर नज़रों को उठाते हुए कहता है अब क्या हुआ है। हाँ, विंग कहता है वो खाना मैंने बनाया है, क्या आप खाएंगे। वांगजी को विंग का ये केयरिंग करना अच्छा लग रहा था, बस वो अपने प्यार को और अपनी भावनाओं को उसके सामने व्यक्त नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो जब भी विंग को देखता था उसके अंदर से उस शिफू का सोल उस पर हावी होना शुरू हो जाती थी। इसी वजह से वो विंग से दूर जा रहा था पर वो उसे बता भी नहीं पा रहा था। वो उठ के आता है और वहाँ बैठ जाता है। विंग भी उसके सामने जाकर बैठा हुआ था और हर एक चीज़ को उसके सामने बढ़ा रहा था। वांगजी ने अभी खाना शुरू नहीं किया था। वो चॉपस्टिक उठाते हुए विंग को देखता है। फर्स्ट नाइट को उस रात को जो विंग और वांगजी के बीच में जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वांगजी सच में उन सभी चीज़ों के लिए ईगर हो गया था। पहले जब विंग उसके साथ कर रहा था तब ओनली फॉर विंग को ही नहीं वांगजी को भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बट अब वांगजी जब दोबारा से कमांड लेता है और सभी चीज़ों को करता है तो विंग के दिमाग में तो वो सभी चीज़ें अभी चल नहीं रही थी। ओनली फॉर वो चाहता था कि वांगजी का प्यार उससे मिले और उसका अटेंशन उसे मिले। लेकिन वांगजी के दिमाग में अब वही चल रहा था। वो विंग को हमेशा अपनी लस्टफुल आइज के साथ में देखता था, लेकिन जब भी वो इस बारे में सोचता उसे याद आता कि उसके अंदर एक और सोल है। हालांकि वांगजी की आध्यात्मिक शक्ति की वजह से वो उसे दबा देता था पर कभी कभी वो उस पर बहुत ज़्यादा हावी भी हो जाती थी। ये सारी बातें सोचते हुए वो विंग को देख रहा होता है। विंग को लगा शायद कि वांगजी को ये खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। इसी वजह से वो कहता है जांगफू क्या आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। वांगजी अपनी डे ड्रीमिंग से वापस आते हुए कहता नहीं। विंग का थोड़ा मुंह बन गया था। वांगजी दोबारा से कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं खा रहा हूँ। उसके बाद वो डम्पलिंग्स उठा के खाता है जो उसने बनाया हुआ था। डम्पलिंग्स विंग ने बहुत अच्छे बनाए हुए थे। वो जैसे तैसे करके उस डम्पलिंग्स को खा लेता है। खाने के बाद जब वो सूप पीता है, सूप में विंग ने थोड़ा सा ज़्यादा मिर्ची डाल दिया हुआ था और वांगजी हमारा ब्लाइंड फूड खाने वाला इंसान वो खांसना शुरू कर देता है और पानी ऐसे कर रहा था। विंग पानी बढ़ा देता है।
पानी पीने के बाद वांग जी को और भी तीखा लग रहा था और उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था, उसके कान भी लाल हो गए थे और वो और ऐसे ना अपने मुंह को ना जीभ को बाहर निकाल के ऐसे हवा कर रहा था और वो विंग को गुस्से से घूर रहा था। अब विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे भी तो क्या करे। वो अचानक से वांग जी को हेड को पकड़ता है एंड देन उसके लिप्स को वो सक करना शुरू कर देता है। उसके बाद वांग जी जो कि तीखा होने के कारण अपने टंग को बाहर निकाल रहा था, विंग उसके टंग को भी सक करना शुरू कर देता है। ये देखकर वांग जी एकदम सन्न रह गया था और रात को मैं 10:30 बजे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और मेरे घर में सारे लोग बर्तन पटक रहे हैं। मुझे हंसी आ रही है। मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, बाकी मैं कल कर दूँगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।